नमस्कार, आप देख रहे हैं घमासान.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानुप्रिया। आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर सुधीर कोठारी। सर फिजियोथेरेपिस्ट हैं और इस फील्ड में कई वर्षों से काम कर रहे हैं। तो आज हम सर से बात करेंगे, ये जानेंगे कि किस तरह से उनके फिजियोथेरेपी के करियर की उन्होंने शुरुआत की, किस तरह से वर्क किया, साथ ही फिजियोथेरेपी से किन बीमारियों का इलाज किया जा सकता है और किन किन चीज़ों में फिजियोथेरेपी काम आती है। इस बारे में हम सर से बात करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप डॉक्टर हैं और डॉक्टर में भी आपने फिजियोथेरेपी का चुनाव किया है। तो कई सारी स्ट्रीम्स थी जो आप चुन सकते थे डॉक्टरी के पेशे में, लेकिन आपने फिजियोथेरेपी का चुनाव क्यों किया? फिजियोथेरेपी जब मैंने करी थी तब हम देख रहे थे कि हमारे भारत में ओबेसिटी, मोटापा भी बहुत बढ़ रहा था। फिर मैंने ये भी देखा कि आगे जो इसका स्कोप है, स्पेशली पेन में, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट पेन को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करते हैं, तो धीरे धीरे कमर दर्द, गर्दन दर्द, घुटने दर्द ये सब बढ़ने लगे। तो मुझे लगा कि इसमें बहुत अच्छा स्कोप है और मुझे गाइडेंस भी अच्छी मिली, तो फिर मैंने फिजियोथेरेपी को अपना लिया। सिर्फ फिजियोथेरेपी के जरिए किन बीमारियों का इलाज किया जा सकता है? और हम आपकी बात करें तो स्पेशली आप किस तरह के पेशेंट से डील करते हैं? फिजियोथेरेपी में हम अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा एक रेंज मिलता है। जैसे कि ऑर्थोपेडिक में अगर हम देखें तो फ्रैक्चर और दर्द आ गया, न्यूरोलॉजी में हम देखें तो पैरालिसिस भी आ गए, माइग्रेन, सर दर्द भी आ गया। अगर हम देखते हैं बच्चों में, तो बच्चों में जो स्पेशल बच्चे रहते हैं, जो डिसेबल्ड बच्चे रहते हैं, वो भी आ गए। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि जेरियाट्रिक्स यानी कि बुजुर्ग और सीनियर सिटीजन के लिए भी आजकल स्कोप बहुत बढ़ गया है। तो ये सब को देखते हुए हम ये सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा एक वॉल्यूम ऑफ केस लोड हमें मिल जाता है। जो आईसीयू में भर्ती है उसको भी फिजियोथेरेपी जरूरी है, और जिसको स्पोर्ट्स में कोई खिलाड़ी है, कोई इंडियन क्रिकेट टीम है, तो उसको भी फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। सिर्फ फिजियोथेरेपी के जरिए आप जब इलाज करते हैं तो किन टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है? फिजियोथेरेपी में आजकल जो टेक्निक्स को हम यूज़ करते हैं वो है, मशीनों के साथ फिजियोथेरेपी देते हैं, बिना मशीनों के भी फिजियोथेरेपी देते हैं, और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के टेपिंग, पट्टे, स्प्लेंटेज, कॉलर्स, ये सब भी इसमें शामिल हैं। अगर हम पहले मशीनों के बारे में बात करें तो लेज़र की मशीन आती है, अल्ट्रासाउंड की मशीनें आती है। हम ये देखते हैं दर्द कम करने के लिए बहुत आजकल माइक्रोवेव और लॉन्ग वेव और तरह तरह के रशियन करेंट्स भी है, जो कहीं भी शरीर में दर्द है तो वो ठीक हो जाते हैं। हम ये भी देखते हैं कि जो खिलाड़ियों में हम यूज़ करते हैं मैनुअल टेक्निक्स, यानी कि हाथों के साथ। अगर कोई खिलाड़ी को कमर दर्द आ गया, तुरंत उसको वापस फील्ड में जाना है। हम ये देखते हैं कि कभी किसी को पैरालिसिस हो गई, उसको पैदल चलाना है, वो पलंग पे ही लेटा है, तो ये सब के अंदर अलग अलग प्रकार के टेक्निक्स रहती है। जी, एप्पल माइंड एंड बॉडी टेम्पल में क्लाइंट्स के लिए क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं? फिजियोथेरेपी के अलावा और भी क्या चीज़ें हैं जो यहाँ क्लाइंट्स कर सकते हैं? एप्पल माइंड एंड बॉडी टेम्पल में पहले तो 1 महीने से लेके 80 साल तक के उम्र और एज के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ है जो उनमें इम्प्रूवमेंट ला सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम हाइट बढ़ाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम मोटापा और वेट लॉस करते हैं। इसके बाद हम लोग के पास एरोबिक्स है, हमारे पास पावर योगा है, मेडिटेशन है, बहुत बड़ा एक क्लीन 0 टैंक का स्विमिंग पूल भी है। हम 5 साल से लेके 80 साल तक के बच्चों को इसमें सिखा चुके हैं पिछले 35 साल में। फिर इसके बाद में हमारे पास दर्द निवारक क्लिनिक है। गर्भवती प्रेगनेंसी में जो प्रेगनेंसी के समय पे एक्सरसाइज होती है वो भी है हमारे पास। प्रेगनेंसी के बाद जो एक्सेसिव फैट कम करने के लिए वो एक्सरसाइज भी हमारे पास है। जॉइंट्स के लिए बहुत सारे हमारे पास अलग अलग प्रोटोकॉल्स और प्रोग्राम्स हैं, जिसमें घुटने का जॉइंट सबसे ज़्यादा चलता है। जिन बच्चों का थोड़ा सा डिले होता है डेवलपमेंट, कि बच्चा समझ लीजिए कि उसके स्कूल और उसकी उम्र के हिसाब से थोड़ा सा वीक है, तो उसके लिए भी प्रोग्राम्स है। एक स्पीच थेरेपी हमारे यहाँ बहुत अच्छी चलती है, जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं। एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो नई चली है और जो आजकल विदेशों में भी बहुत सक्सेसफुल रही है, वो है हमारे पास। एक्यूप्रेशर भी है हमारे पास। फिर इसके बाद में हमारे पास ये समझ लीजिए कि जो नॉर्मल लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स,
जिनको सिर्फ ज़िंदगी में आगे कोई बीमारी नहीं आए, प्रिवेंशन पे, लॉन्जेटिविटी पे, लंबे जीने के लिए, तो उसके प्रोग्राम्स भी हमारे पास है। जैसा कि आपने भी कहा कि कुछ ऐसे बच्चे जिन्हें हम स्पेशल चाइल्ड बोल सकते हैं, उनके लिए भी आप वर्क कर रहे हैं, तो किस तरह की प्रोसेस होती है, क्योंकि बच्चों को समझा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाती है ये चीज़ें। सही कहा आपने, बहुत ही कठिन काम है बच्चों को हैंडल करना, डील करना, लेकिन क्योंकि मैं इसमें 1981 से हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत आसान हो गया है। तो होता यूँ है कि जो स्पेशल बच्चे रहते हैं वो कभी कभी शरीर से स्पेशल रहते हैं कि चल नहीं पाते हैं, बराबर चल नहीं रहे, लिम्ब के साथ थोड़ा सा चल रहे हैं, या फिर खड़े भी नहीं हो पाते हैं, थोड़े क्रॉनिक ऐसे जो बैठ भी नहीं पाते हैं, तो एक वो कैटेगरी हो गई, वो भी हम यहाँ पे केटर करते हैं और मेरा उसमें बहुत इंटरेस्ट है। और दूसरा जो अभी ज़्यादा देखने में आ रहा है पिछले 10 साल से, वो है ऑटिज़म। स्पेशल बच्चों में कभी कभी जो कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं जिनके पास स्पेशल टैलेंट रहता है, तो वो भी हमारे पास ज़्यादा आजकल इंसिडेंस बढ़ रहा है, तो ज़्यादा नंबर्स में आ रहे हैं। जो स्लो लर्नर्स रहते हैं, जो थोड़े से लर्निंग में डिसेबिलिटी रहती है, जो स्कूल परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाते हैं, राइटिंग के इश्यूज रहते हैं, डिसलेक्सिया जैसे, तो ये भी आजकल ज़्यादा हम हमारे सेंटर पे ट्रीट कर रहे हैं। सर, फिजियोथेरेपी एक ऐसा पेशा है कि आपको क्लाइंट से मिलना होता है, उन्हें बताना होता है, लेकिन कोविड का टाइम ऐसा था कि किसी से मिल पाना या किसी का आपके पास आ पाना पॉसिबल नहीं था, तो किस तरह से आपने वर्क किया? कोविड के समय पे तो शुरुआत में तो हम लोग बहुत असमंजस में थे, क्योंकि पहली बार ही ऐसा अनुभव हुआ कि इतने क्लाइंट्स को हमारी ज़रूरत है लेकिन हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। फिर हमने थोड़ी सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऑनलाइन थेरापीज चालू करी। तो ऑनलाइन थेरापी में टेलीमेडिसिन के द्वारा हम पेशेंट को रीच आउट करते थे, और उनके पास मोबाइल होता था। पूरे भारत में, इंदौर में सभी के पास मोबाइल है, तो उन्हीं के मोबाइल के द्वारा हम कनेक्ट करके उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करते थे। किसी को, जैसे बच्चे घर पे रहते थे उन दिनों में, स्कूल के बच्चे भी घर पे ही थे, तो उनका वेट भी बढ़ रहा था, उनकी लेजीनेस का कंपोनेंट भी बढ़ रहा था। तो हमने ग्रुप में ऑनलाइन एक्सरसाइजेस चालू करी, हमने ग्रुप में ऑनलाइन फिजियोथेरेपी चालू करी, हमने इंडिविजुअल प्रोग्राम्स चालू करे जो हाइट गेन के संबंधित थे। फिर हमने, अगर कोई विशेष बच्चा है, कोई स्पेशल बच्चा है, तो उसको क्या नीड्स है, उसको भी हमने स्टार्ट किया। और ये जब स्टार्ट किया तो हमने देखा कि ये तो इंदौर ही नहीं, इंदौर के बाहर भी हम रीच आउट कर पा रहे थे। और मध्य प्रदेश को अगर क्या, फॉरेन से भी हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट आए, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, सभी से हमारे पास पेशेंट्स बहुत आने लगे। जी सर, कोविड के लिए हर फील्ड से ये चाहा जा रहा है कि कोई ऐसी टेक्निक मिले जिससे हम इस बीमारी से बच सकें, या जो पेशेंट इससे गुजर रहे हैं वो रिकवर हो सके। तो क्या फिजियोथेरेपी में कोई ऐसी टेक्निक है जो कोविड से जूझ रहे पेशेंट को रिकवर कर सकती है? जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि हमें सभी को पता है कि कोरोना और जो इन्फेक्शन है वो लंग से चालू होता है। हमारे 2 लंग्स होते हैं, ये लंग से चालू होता है। तो फिजियोथेरेपी में चेस्ट फिजियोथेरेपी नाम की टेक्निक है, जिसके द्वारा हम, कोरोना अगर हमारे लंग्स में आ भी जाता है इन्फेक्शन, तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं, जिसको हम ब्लोइंग टेक्निक्स बोलते हैं, चेस्ट फिजियोथेरेपी बोलते हैं। सही प्रकार से ब्रीथ करना आउटसाइड, ताकि अंदर जो इन्फेक्शन है वो ब्लो आउट हो जाए। मैं सभी को बोलना चाहूँगा कि सबके पास घड़ी है, सबके पास स्टॉप वॉच है, सबके पास मोबाइल है। अगर वो चाहें तो अपना ब्रेथ होल्ड टाइम ले सकते हैं और अपनी श्वास को रोक सकते हैं। और वो टेक्निक जो है, इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे लंग्स की कंडीशन कैसी है, हमारी इम्यूनिटी कैसी है। अगर हमारा 20 सेकेंड और 30 सेकेंड के ऊपर ब्रेथ होल्डिंग टाइम आ गया, तो समझ लेना चाहिए कि लंग्स की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, और फिर महंगे सीटी स्कैन और एक्सरे में जाने की उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सर, अभी आपके अब तक के करियर में आपने कई सारे केसेस हैंडल किए होंगे, तो कोई ऐसा खास केस है जो आपको हमेशा याद रहेगा, आपने किसी का इलाज किया हो जो पॉसिबल नहीं था बट पॉसिबल था? जी हाँ, मुझे याद आ रहा है, श्री सुरेश शर्मा मेरे पेशेंट थे, और ये आईसीयू में चौथराम में थे, और मैंने इनका इलाज किया था 1.5 महीने तक।
और 3 बार डॉक्टर ने बोला था कि ये अभी सर्टिफाई हो जाएंगे, यानी कि ये अभी बचेंगे नहीं। जी लेकिन बार बार अच्छे फिजियोथेरेपी से, उनके कोऑपरेशन से हमने देखा कि धीरे धीरे उनकी स्थिति में सुधार होने लगा। और जब धीरे धीरे उनकी स्थिति में सुधार होने लगा तो आज की तारीख में वो वापस पीतमपुर चले गए हैं और हमारे जैसी ज़िंदगी आराम से पैदल चल रहे हैं और उनके वापस शॉप उन्होंने खोल दी है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि थोड़ा समय लगता है, लेकिन अच्छी फिजियोथेरेपी की जाए, अच्छा इलाज किया जाए, बहुत पॉजिटिव रहा जाए, डरे नहीं, तो अपने आप हम कोरोना को जीत सकते हैं। ये मेरा अनुभव रहा इस समय में। सर, आपके अब तक के बेस्ट अवार्ड एंड अचीवमेंट कौन से रहे, और स्पेशली अगर हम कोविड की बात करें तो इस टाइम का बेस्ट अचीवमेंट कौन सा रहा आपके लिए? कोविड का बेस्ट अचीवमेंट तो ये था कि एक घर में 6 लोग को हुआ था जी। और वो 6 के 6 डॉक्टर ने बोला था कि भर्ती हो जाओ जी। लेकिन वो 6 के 6 ऑनलाइन हमसे थेरेपी लेते थे और हमने धीरे धीरे उनके ऑक्सीजनेशन और उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने की उनके साथ ऑनलाइन ही डिस्कशंस और कंसल्टेशंस दिए। इन्होंने 10-10, 12-12 दिन हमारे साथ एक्सरसाइज करी और आप मानोगे नहीं, फिर उनका पूरा कोरोना ज़ीरो हो गया, उनका टेस्ट जो है वो नेगेटिव हो गया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही, तो जो मुझे लगता है कि जीवन पर याद रहेगी मुझे। सर, फिजियोथेरेपी के अलावा आप और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं जो इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई हुई या इसी से रिलेटेड? फिजियोथेरेपी में के अलावा अगर मुझे स्पोर्ट्स मेडिसिन का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं इंडियन क्रिकेट टीम में 3 बार फिजियोथेरेपिस्ट रहा हूँ। तो जब भी कोई स्पोर्ट्स आता है, मैंने सुमो रेसलिंग में भी स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी है। जब भी कोई बड़ा या कोई नामी खिलाड़ी इंदौर में आते हैं और अगर उनको कुछ स्पोर्ट्स के रिलेटेड कोई इंजरी होती है तो बराबर मैं मेरी सर्विसेज देता हूँ और वो मुझे याद भी करते हैं। जी। सर, सोशल तौर पर अगर हम बात करें तो क्या एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर रहे हैं? मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा कम्युनिटी प्रोग्रेस हो जाए। हर व्यक्ति जहाँ पे भी है वो अपने आप में ऐसा इम्प्रूवमेंट लाए कि वो दवाइयों पे निर्भर नहीं रहे, बीमारियों से दूर रहे, अस्पताल जाने से अपने आप को रोके और अच्छी तरह से क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी जिए, जिसमें कुछ नहीं, थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे ही ज़्यादा जोर दूंगा मैं। एक अच्छा भोजन, एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छा एक्सरसाइज का रूटीन और एक अच्छी पॉजिटिव सोच, और ये सब काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स है जो मैं कम्युनिटी के साथ शेयर करना चाहूँगा, जिससे हम हमारे पूरा सोशल नेटवर्क, समाज को, हमारे इंदौरी भाई बहनों को, हमारे देशवासियों को एक अच्छा मैसेज दे दे कि हर बीमारी नॉन फार्माकोलॉजिकल, नॉन मेडिसिन की तरह से भी काफ़ी अच्छी तरह से हम टैकल कर सकते हैं। जी। सर, आपने समाज के बारे में तो कह दिया, लेकिन एक बहुत ज़रूरी पार्ट है युवा, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? युवा को मैं ये कहूँगा कि सबके हाथ में मोबाइल है आजकल। जी। तो प्लीज़ रात को सोने के पहले ये देखें कि उस मोबाइल में स्टेप काउंटर है या नहीं है, और वो स्टेप काउंटर क्या 15,000 स्टेप्स आपको बता रहा है या नहीं। हम अभी किसी को भी बोलेंगे कि अगर किसी को लंबी ज़िंदगी जीना है, किसी को हार्ट अटैक और बाकी बीमारियों का ज़्यादा उस दौर से नहीं गुजरना है, तो सबसे अच्छा है 15,000 कदम पर डे। फ्री में ऐप आता है स्टेप काउंटर का, वो डाउनलोड कर ले और अपने मोबाइल को रोज़ शाम को देखे। अगर नहीं हुए होंगे तो उसको पूरा करें। बस इतनी छोटी सी बात है, क्योंकि मोबाइल से तो हर कोई जुड़ा हुआ है और वो हमें काफ़ी कुछ फीडबैक दे देगा। ऑफकोर्स उसमें तो बहुत सारे स्पोर्ट्स के ऐप्स आते हैं और वो भी सब कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम ये तो होना चाहिए राइट फ्रॉम 5 years to 80 years 15,000 स्टेप्स पर डे। 10,000 भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 15 को एम करें। कोठारी सर से हमें कई बातें पता चली, किस तरह से फिजियोथेरेपी में सर ने वर्क स्टार्ट किया, किस तरह से वो वर्क कर रहे हैं, किन किन के लिए वर्क कर रहे हैं और फिजियोथेरेपी के ज़रिए किन किन चीज़ों का इलाज किया जा सकता है, वो भी हमने सर से जाना। और सर ने अभी लास्ट में हमें कहा है कि हमें ज़रूरत है चलने की। 15,000 स्टेप्स सर ने बताइए, 10,000 भी अगर आप करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो थोड़ा सा ये चीज़ें अपनी रूटीन में फॉलो करिए ताकि आप स्वस्थ रह सकें। सारी जानकारी के लिए थैंक यू सर। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.